अगर आप लोगों ने ममता भाभी का करेले का अचार खाया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये देखिए, इन कागजों पर आप लोगों ने साइन किया है बकायदा। और अगर आप लोगों ने राधिका का भिंडी का अचार खाया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये देखिए, आप लोगों ने इन कागजों पर भी सिग्नेचर किया हुआ है। तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सिग्नेचर तो तुम दोनों ने हमसे चंदा बोलकर करवा लिया था। तुम दोनों ये बच्चों वाली जिद लेकर क्यों बैठी हो भाई? माँ पिताजी, अगर हमने करेले का अचार खाया तो बहू घर से चली जाएगी, और अगर हमने भिंडी का अचार खाया तो ममता घर छोड़कर चली जाएगी। कानूनी रूप से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भैया अब हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करते हैं, हम अचार खाना ही बंद कर देते हैं, या फिर आम का अचार खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप लोग ना ही अचार खाना बंद कर सकते हैं और ना ही आप किसी और चीज का अचार खा सकते हैं। सब कुछ इन कागजों पर साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों को सिर्फ मेरे हाथों का बना भिंडी का अचार ही खाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप लोगों ने भिंडी का अचार खाया तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। आप लोगों को सिर्फ करेले का ही अचार खाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इसका हल आखिर निकलेगा कैसे और ऐसी नौबत ही क्यों आ गई? ये सब जानने के लिए हमें कहानी को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। कुछ सालों पहले ममता नई नई ब्याह कर ससुराल पहुंची। पहली रसोई में उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, साथ ही उसने करेले का अचार भी बनाया। बहू, करेले का अचार तो मैंने पहली बार सुना है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एक ही दिन में तुमने कैसे बना लिया? ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप तो हमारे घर में ही रहोगी ना। चलो, ये अच्छा हुआ कि बहू को अचार बनाना आता है। हमें खाने में अचार जरूर खाना चाहिए भाई, खाना अच्छे से पच जाता है। तो इस तरह ममता हर रोज खाने में करेले का अचार जरूर देती थी। सभी को बहुत पसंद आता था। फिर एक रोज मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आ गई। अरे बहन जी, सुना आपकी बहू करेले का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती है, हमारे लिए भी बना दोगी क्या बहू? मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी करेले का अचार। तो इस तरह धीरे धीरे हर कोई ममता के करेले के अचार की तारीफ करने लगा। एक रात, ममता, तुमने तो कुछ ही महीनों में हमारे घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले का भी दिल जीत दिया। हाँ, क्योंकि मेरे जैसा अचार कोई बना ही नहीं सकता। ऐसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर एक रोज, मम्मी पापा, क्यों ना अब अजय की भी शादी कर दी जाए? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरी देवरानी आ जाएगी तब बड़ा मजा आएगा इस घर में। तो इस तरह से कुछ ही महीनों में राधिका और अजय की भी शादी हो गई। राधिका अपनी पहली रसोई वाले दिन खाना बनाकर तो लाई ही, लेकिन उसके साथ ही साथ भिंडी का अचार भी ले आई। सब उंगलियां चाटने लगे। हमारी बड़ी बहू शेर है तो छोटी बहू सवा शेर। ये भिंडी का अचार तो कमाल है, आज से हर रोज बनाना। तो इस तरह सभी को भिंडी का अचार भी बहुत पसंद आया। रात में अजय और राधिका की सुहाग रात थी। अजय, सबने मेरी भिंडी के अचार की तारीफ की, लेकिन जेठानी जी ने बिल्कुल तारीफ नहीं की। ऐसा क्यों? तुम भाभी के बारे में गलत सोच रही हो। जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो सबसे पहले भाभी ही आगे आई थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी से अजय की शादी कर दो ताकि मेरी प्यारी सी देवरानी आ जाए। सॉरी, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर खाना बनाया। खाना बनाकर दोनों खाने की टेबल पर ले आई। राधिका ने सभी को खाने के साथ भिंडी का अचार भी परोस दिया। इतने में ममता ने अपना करेले का अचार परोस दिया। बड़ी बहू, तुम कुछ दिनों तक आराम कर लो। करेले का अचार तो हम कई महीनों से खा ही रहे हैं। अब कुछ दिन हम भिंडी का अचार खाएंगे। अभी तक तो आप लोग मेरे करेले के अचार के बिना रह नहीं पाते थे। देवरानी जी क्या आ गई, आप लोग तो उसके ही गुणगान करने लगे। भाभी, मेरी भिंडी के अचार के सामने सारे अचार फीके हैं, ये तो वो नहीं था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों का ही अचार सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में। कभी हम भिंडी का अचार खा लिया करेंगे तो कभी करेले का। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब उनके परिवार में लोग कभी भिंडी का अचार खा लेते थे तो कभी करेले का। फिर एक रोज मोहल्ले की औरतें फिर से उनके घर आई। बहन जी, आप तो अपने घर में अचार बनाने की फैक्ट्री खोल लो। बड़ी बहू इतना अच्छा अचार बनाती थी, सुना है छोटी बहू भिंडी का अचार बनाती है। करेले का अचार खाकर हम लोग बोर हो गए हैं। अब हम कुछ दिन भिंडी का अचार खाएंगे, बना दोगी ना छोटी बहू? अरे क्यों नहीं आंटी जी। अब मोहल्ले वाले सिर्फ राधिका के अचार की तारीफ करने लगे, जिससे उसकी जेठानी ममता उससे जलने लगी। एक रात जब सब लोग खाना खा रहे थे तब, मैं देख रही हूँ आप लोगों ने बहुत दिनों से मेरे करेले का अचार नहीं खाया। आज आप लोग करेले का अचार ही खाएंगे। नहीं, आप लोग सिर्फ मेरा भिंडी का अचार ही खाएंगे। तुम लोग लड़ो मत, आज हम लोग भिंडी का अचार भी खाएंगे और करेले का भी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी अकेले में। देवरानी जी देखना, कल से ये लोग सिर्फ करेले का ही अचार खाएंगे। आपको खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। आपने पहले दिन सुना नहीं था, अगर आप शेर हैं तो मैं सवा शेर हूँ। कल से ये लोग सिर्फ मेरा भिंडी का अचार ही खाएंगे। रात में राधिका ने लैपटॉप पर एक पेपर डिजाइन किया जिसमें लिखा, आज से हम लोग सिर्फ भिंडी का ही अचार खाएंगे। अगर हमने भिंडी के अचार के अलावा दूसरा कोई भी अचार खाया तो छोटी बहू को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
अब किसी तरह इन कागजों पर पूरे परिवार के सिग्नेचर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वहीं दूसरी तरफ ममता ने भी अपने लैपटॉप पर एक कागज तैयार किया जिस पर लिखा, अगर इस घर में आज के बाद किसी ने भी करेले के अचार के अलावा कोई भी अचार खाया तो बड़ी बहू ममता ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब कल किसी भी तरह घर वालों से इन पेपर्स पर साइन करवाने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों ने अपने पूरे परिवार से चंदे की रसीद बोलकर पूरे परिवार से उन कागजों पर साइन करवा लिए। परिवार वाले अपनी बहुओं पर भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ। एक रात विनोद, अजय और उनके माता पिता ने बैग उठाया और घर से जाने लगे। तभी वहाँ पर दोनों बहुएं आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अकेले अकेले घूमने जा रहे हो? ममता, हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हम लोग ही ये घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम भिंडी का अचार खाएंगे तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी, और अगर हमने करेले का अचार खाया तो छोटी बहू घर छोड़कर चली जाएगी। अगर हम दोनों ने ही अचार नहीं खाया तो भी घर छोड़कर तुम लोग चली जाओगी। इससे अच्छा है कि हम ही ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम दोनों अकेले रहो और एक दूसरे को अचार खिलाओ। इतना बोलकर वो लोग घर छोड़कर चले गए। अब दोनों बहुएं परेशान हो गयी। भाभी, हमारे बचपने की वजह से इस घर में तो कलेश हो गया। सही कह रही हो राधिका, हमें ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मुझे भी तुम्हारा भिंडी का अचार बहुत पसंद है, पर पता नहीं मेरे अंदर किस बात का घमंड आ गया था। मुझे भी आपका करेले का अचार बहुत पसंद है, पर मेरे अंदर भी घमंड आ गया था। चलो ना स्टेशन चलते हैं, इससे पहले कि वो लोग गाड़ी पकड़ लें हम उन्हें रोक लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रेलवे स्टेशन पहुँच गए। वहाँ पर दोनों ने अपने पूरे परिवार से माफी मांग ली। आप लोग घर छोड़कर मत जाइए, हम दोनों आज के बाद मिलजुल कर रहेंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज से आप लोगों को भिंडी का अचार खाना है तो भिंडी का अचार खाइए, करेले का खाना है तो करेले का खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें पता था हमारी प्यारी बहुओं कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इसीलिए हमने टिकट ही नहीं ली थी। हमने तो ये सब तुम दोनों को सुधारने के लिए ही किया था। तो इस तरह वो लोग अपने घर वापस आ गए और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। बेलापुर गांव में नरेश अपनी पत्नी संगीता, बेटी पलक और बूढ़ी माँ शांति के साथ रहता था। नरेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वो अपने खेत पर आलू की खेती करता था और उसे बेचकर घर चलाता था। इस बार आलू की फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले माँ के घुटनों का ऑपरेशन करवाऊंगा। अरे बेटा, मैं बुढ़िया अब इस उम्र में ऑपरेशन करवा कर कहाँ जाऊंगी। इससे तो अच्छा होगा तू पलक का एडमिशन स्कूल में करवा दे। मैं चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े। माँ, ऊपर वाले ने चाहा तो उसका इंतजाम भी हो जाएगा। संगीता, अब खाना परोस दो, भूख लगी है। संगीता सबको खाना परोसती है और साथ में पापड़ भी रखती है। बहू, तू बाजार कब गई ये पापड़ लेने? माँ जी, ये पापड़ मैंने अपनी माँ से बनाने सीखे थे जब मैं पिछले महीने मायके गई थी। आज ये मैंने पहली बार बनाए हैं। अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे, बहुत अच्छे बने। बाजार के पापड़ में तो कितना नमक होता है। सच में पहली बार में तूने कितने अच्छे पापड़ बनाए हैं। सभी बड़े चाव से वो पापड़ खाते। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नरेश की आलू की खेती बहुत अच्छी हुई थी। वो सेठ को अपने आलू की फसल बेचने जाता है। देख नरेश, मैंने तुझे बिल्कुल ठीक भाव बताए। अगर इस दाम पर तूने आलू बेचने हैं तो बेच दे, नहीं तो जा भाई यहाँ से। लेकिन सेठ जी, इतनी तो मेरी लागत नहीं है। इतने महीने से मेहनत करके मैं खेती करता हूँ, फिर उसके इतने कम दाम मिलेंगे तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना। नरेश, इस गांव में और पड़ोस के गांव में और भी बहुत से किसान हैं जो आलू की खेती करते हैं, और मार्केट में पहले ही आलू की इतनी भरमार है कि हमें ये दूसरे ग्राहकों को बेचने पड़ते हैं। फिर मैं तुझे ज्यादा दाम कहाँ से दूं? मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आलू की फसल बेचने आया था। हर बार मैं आलू की फसल आपको ही बेचता हूँ। पिछले साल जमींदार साहब आए थे, लेकिन आपके लिए मैंने उन्हें भी मना कर दिया था। देख, सीधी सी बात है, अगर तूने कम दाम में आलू देने हो तो दे देना, नहीं तो किसी और को अपनी फसल बेच देना। नरेश उदास होकर घर आ जाता है, फिर सबको सारी बात बताता है। तभी नरेश का दोस्त अनुज उसके घर आता है। अनुज शहर में नौकरी करता था। आज वो साल भर बाद गांव में लौटा था तो अपने दोस्त नरेश से मिलने चला आया। बड़े दिनों बाद लौटा है तू। शहर जाकर बड़ा व्यस्त हो गया तू काम में। हाँ अनुज भैया, इस साल तो आप राखी बंधवाने भी नहीं आए थे। क्या करूं भाभी, काम में इतना व्यस्त था कि समय ही नहीं मिला। अगली बार मैं रक्षाबंधन में जरूर आऊंगा, लेकिन अभी आप मुझे अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दो। सच कहूं तो मैं वही पीने आया हूँ, इस नरेश से मिलने नहीं। जी अभी लाई। और हाँ, साथ में वो आलू के पापड़ भी सेक लेना जो तुमने बनाए थे। जी अच्छी बात है। इधर दोनों दोस्त आपस में बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते नरेश उसको सेठ के साथ हुई सारी बात बताता है। कुछ देर बाद संगीता चाय के साथ आलू के पापड़ भी लेकर आती है। वाह भाभी, बड़ी अच्छे पापड़ है। वैसे नरेश, तेरे घर पर इतना बढ़िया हुनर बैठा है और तू बाहर आलू के खरीदार ढूंढ रहा है।
क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी कितने अच्छे आलू के पापड़ बनाती हैं। सेठ को आलू बेचने से अच्छा है कि इन आलू के पापड़ बनाकर तुम बेचो। सेठ जितने तुझे दाम नहीं देता ना, उससे कहीं ज्यादा तू पापड़ के काम से कमा लेगा। वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने यार। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। कुछ देर बाद अनुज वहाँ से चला जाता है। अनुज भैया ने कह तो दिया कि आलू के पापड़ बनाकर बेचूं, लेकिन अगर उन्हें मेरे हाथ के आलू के पापड़ पसंद नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? तुम घबराती क्यों? देखना, सबको तुम्हारे हाथ के पापड़ खूब पसंद आएंगे। अब तुम आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर लेना, मैं उन्हें जाकर बेच कर आऊंगा। संगीता आलू के पापड़ बनाकर तैयार कर लेती है और नरेश उन्हें बेचने चला जाता है। आलू के पापड़, पापड़ ले लो पापड़, आलू के पापड़। रुकना भैया, पापड़ तो मेरे बेटे को बड़े ही पसंद है और वो भी आलू के पापड़ होंगे तो वो तो खुशी हो जाएगा। लगता है नया नया व्यापार शुरू किया है पापड़ का। हाँ बहन जी, ये पापड़ मेरी पत्नी ने बनाए हैं। वो बड़े ही अच्छे पापड़ बनाती है और आपको उसके हाथ के पापड़ जरूर पसंद आएंगे। वैसे मेरे बेटे को किसी के हाथ के पापड़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आते, लेकिन अगर ये मेरे बेटे को पसंद आ गए तो मैं और भी पापड़ लूंगी। वैसे कितने का एक पैकेट? सिर्फ 30 रुपए का एक। ठीक है, तो 2 पैकेट दे दो। अब उसके साथ साथ आस पड़ोस की और औरतें भी पापड़ खरीद लेती हैं। उस दिन उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती है और वो शाम को घर आता है। क्या हुआ जी, कुछ पापड़ बिके या नहीं? कुछ नहीं, बल्कि सारे पापड़ बिक गए। कल के लिए और ज्यादा पापड़ तैयार कर लेना। क्या सच में सारे पापड़ बिक गए? मुझे तो अपने हाथों पर यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे आज मैंने कुछ आलू काटकर धूप में सुखाकर रख दिए। अच्छा किया। और अब ये तो कल ही पता चलेगा कि लोगों को तुम्हारे हाथ के बने वो पापड़ पसंद आए या नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन सबको वो पापड़ बड़े पसंद आएंगे। अगले दिन नरेश फिर से पापड़ लेकर बेचने निकल पड़ता है, लेकिन आज सभी औरतें पहले से ही उसके पापड़ के इंतजार में बैठी थी। मेरे बेटे को तो ये पापड़ बड़े ही पसंद आए। उस रोज तो 2 घंटे में ही उसके सारे पापड़ बिक गए और वो जल्द ही घर लौट आया। ये देख संगीता घबरा गई। जी, आप इतनी जल्दी? क्या हुआ? अरे तुम्हारे पापड़ ने तो धूम मचा दी। अपने गांव में तुम्हारे बनाए हुए सारे पापड़ बिक गए। अब तुम मुझे कुछ और पापड़ दे दो, मैं दूसरे गांव में बेचने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ भी पापड़ बिक गए तो फिर तो अपना काम अच्छे से चल पड़ेगा। संगीता उसे और पापड़ के पैकेट लाकर दे देती है। दूसरे गांव में भी उसके सारे पापड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं। इसी तरह संगीता पापड़ बनाकर उन्हें पैक करके तैयार रखती है और नरेश उन्हें गांव में बेच आता है। संगीता, तुम्हारे पापड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी तो हाथों हाथ सभी पापड़ बिक जा रहे हैं। लेकिन अब से तुम मुझे और ज्यादा पापड़ बनाकर देना। आज भी मुझे 4-5 ग्राहकों को खाली हाथ भेजना पड़ा। अब से तुम और ज्यादा पापड़ बना लेना। अगले दिन वो और ज्यादा पापड़ लेकर चला जाता है। ढेर सारे पापड़ बनाने के बाद उन दोनों ने उन्हें आंगन में सूखने डाल दिया। बाहर मौसम खराब हुआ और तेज बारिश आ गई और सारे पापड़ भीग गए। शाम को नरेश घर आया तो संगीता ने उसे सारी बात बताई। कोई बात नहीं संगीता, अब बेमौसम बरसात हो गई तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है। चलो कोई नहीं, अब कल मैं भी आराम करूंगा और परसों जब पापड़ सूख जाएंगे तब बेचने चला जाऊंगा। अब नरेश 2 दिन बाद पापड़ बेचने जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी भैया, आपके लिए खुशखबरी है। आपको पता है, परसों मेरे पति के बॉस हमारे घर डिनर पर आए थे। मैंने 2-3 तरह के पकवान बनाए थे, लेकिन उनमें जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आए वो आपकी पत्नी के हाथ के बने पापड़। उनका खुद का खाने पीने का बड़ा बिजनेस है। वो आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं और एडवांस के तौर पर उन्होंने आपको ये 50,000 रुपए भी दिए। ये सुनकर नरेश बड़ा खुश होता है। अब उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। कुछ समय बाद वो खुद का बड़ा घर ले लेते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। वो दोनों बहुत खुश हुए।